है वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य हैं 120, तो 100 ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 120 जो है मेंबर्स हैं इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, यानी कि द वॉल ऑफ बर्लिन वाज कंस्ट्रक्टेड, तो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1961 में, ठीक है, 1961 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। साफ्टा संबंधित है, तो साफ्टा किससे संबंधित है? तो साफ्टा जो है ये सार्क से संबंधित है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साफ्टा इज रिलेटेड टू सार्क, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इंदिरा गांधी की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1971 में जो है उन्होंने इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन विच ईयर इंदिरा गांधी साइंड 20 ईयर ट्रेटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन विद द सोवियत यूनियन, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 1971, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? शामिल नहीं होने की बात हो रही है, तो उदारीकरण जो है सबसे लास्ट में आया था, बाकी सारे शामिल थे, उदारीकरण शामिल नहीं था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी दैट वाज लिबरलाइजेशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है आपका सिक्स क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो संबंधित है हमारे जो है पंजाब राज्य से, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दैट इज पंजाब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया, तो वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा बीपी मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे बीपी मंडल जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ में आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहां हुआ? Where did the division of the American and Soviet campus first take place during the Cold War? तो कोल्ड वार के समय की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो ये 1917 में हुई थी। इन विच ईयर डिड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? दैट इज 1917, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें पूछा गया आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है 1951 में जारी हुआ था, 1951। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान रिलीज्ड इन 1951, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? तो वो था मिस्र, इजिप्ट पे, ठीक है। तो विच कंट्री ब्रिटेन अटैक्ड इन 1956 ऑन स्वेज कैनल इशू? दैट इज इजिप्ट या मिस्र बोलते हैं इनको। और इसके बाद 12वां जो प्रश्न है उसकी बात करें तो पूछा गया लोक दल के संस्थापक कौन थे? तो लोक दल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन चौधरी चरण सिंह वाज द फाउंडर ऑफ लोकदल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में खालिस्तान की स्थापना हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इसमें खालिस्तान में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है भारत ने सन खालिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया, तो 1974 में जो है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, फर्स्ट टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है 1957 में खालिस्तान राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी, तो वो कौन सा राज्य था? वो था केरला, ठीक है। इन 1957 में केरला में जो है लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो है गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे के खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे, तो वो थे ट्रिग्वे ली, ठीक है, उनका नाम था ट्रिग्वे ली, ठीक है। बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, तो केशवानंद भारती
का जो केस था उसके अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। केशवानंद भारती जो है इस खालिस्तान के अंदर आ जाएगा, केशवानंद भारती, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वर्ष खालिस्तान में वामसेफ का गठन हुआ था, तो वामसेफ जो है 1978 में जो है इसको गठित किया जाएगा, कंस्टिट्यूट किया था, फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पे 1978 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम बड़े प्रश्नों की तरफ, जो 1 नंबर के हैं, उसके बाद 2 नंबर के, 3 नंबर के और फिर 4 नंबर के देखेंगे। पहला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ पूछा है, सीधा सीधा ध्यान रखना कि पूछता क्या है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो समाजवादी देशों को जो है दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है, जिसमें सोवियत संघ, चीन, क्यूबा और उनके सहयोगी देश जो है शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सार्वधिक तत्कालिक कारण कौन सा था। याद रखना है, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिसके राइट आंसर होंगे वही चीज आपको लिखी गई है और सबसे सरल शब्दों में। तो सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सार्वधिक तत्कालिक कारण जो है वो आपको बताना है। तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार जो है सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सार्वधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो जो आपको मैं मेंशन कर रहा हूं उनको जरूर याद करना है। इसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे। तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में अर्मीनिया, अजरबैजान और मालदोवा और कजाकिस्तान और किर्गिजिस्तान और तजिकिस्तान, उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे के जितने भी तान हैं सारे के सारे इसी में शामिल थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया हेगमनी शब्द का अर्थ क्या है। तो जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक और सामाजिक दबदबा मौजूद हो तो इसे हेगमनी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से इराक पर जो हमला किया था। अमेरिका के इस युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य जो है ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण जो है आपको लिखने हैं। तो निजीकरण और गहन खेती, आबादी में वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट से साझी संपदा का जो है आकार घट रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर से सटीक आंसर आपको लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं। तो जो है ये नौ उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। ठीक है, नॉन लिबरल ग्लोबलाइजेशन का विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता विरोध करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ आपको लिखना है। तो आर्थिक वैश्वीकरण वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार व्यापार को बढ़ाने में और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह में और प्रौद्योगिकियों के व्यापक और तेजी से प्रसार में लाभदायक हैं। ये आपको जो है इसके लाभ लिखने थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो ताड़ी विरोध आंदोलन का नारा क्या था। तो ताड़ी विरोध आंदोलन का नारा सीधा सीधा वही था, ताड़ी की बिक्री बंद करो, यही इसका नारा था। उसके बाद में दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए थे। तो दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय के से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव और दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, खंड बी सेक्शन बी में आ चुके हैं हम। यहाँ पे आपके 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 2 नंबर के हिसाब से इसका आंसर देने होंगे। वर्ष 2003 से अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के 2 मकसद जो है आपको बताने हैं। तो वर्ष 2003 में इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना पहला मकसद था उनका। इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को कायम करना दूसरा मकसद था। और उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए जो है उनका तीसरा मकसद था। उन्होंने ये भी अफवाह फैलाई थी कि इराक जो है सामूहिक संहार के लिए हथियार बना रहा है। हालांकि ये बात सत्य नहीं निकली, लेकिन ऊपर वाले दोनों बात बिल्कुल सही थी, तो हम सारे के सारे इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताएं। तो 2 मुद्दे कोई भी आपको भारत के और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद के लिए हैं वो बता देने हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने 2-3 मुद्दे यहाँ पे लिख दिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्वार्थिक जटिल विवाद जो है कश्मीर समस्या है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद और भारत के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध और आतंकवाद के मुद्दे पर विवाद हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने चीन से मित्रता स्थापित करके अब भी लगातार जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ और आतंकियों को समर्थन प्रदान कर रहा है, जो कि एक जटिल विवाद का मुद्दा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, इसमें से कोई भी 2 लिख देना।
भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक बताने हैं। तो सुरक्षा रणनीति के घटक जो हैं, यहाँ पर पहला घटक जो है, भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक जो है वो सैन्य क्षमता को मजबूत करना है, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों के हमले होते रहे हैं। दूसरा जो है इसमें आपका कंपोनेंट वो है, भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक जो है, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। और भारत की सुरक्षा नीति का तीसरा घटक जो है वो है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना। इसके बाद एक और है, उसकी आवश्यकता नहीं थी, अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है और आपको पता है तो चौथा जो रणनीति का घटक है वो आप हमें बता सकते हैं। चार है, आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें से केवल आपको दो ही पूछे गए थे, दो ही लिखने थे, मैंने यहाँ पे तीन लिख दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलवासी से क्या तात्पर्य है? तो मनुष्य यानी कि जनता का वह भाग जो किसी वन प्रदेश या अन्य भूभाग में आदिकाल बहुत पुराने जमाने से निवास करते चले आ रहे हो, वह उस संबंधित क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों या आदिवासी लोगों को जो है मूलवासी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, ये आपको समझाना है। तो वैश्वीकरण की धारणा तथा विकास में सबसे अधिक योगदान प्रौद्योगिकी का है, क्योंकि टेलीफोन, टेलीग्राफ और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच जो है संचार की क्रांति ला दी है और विभिन्न देशों तथा क्षेत्र को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। और पूंजी, वस्तु और लोगों का विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही प्रौद्योगिकी में तरक्की के कारण ही संभव हुई है। उदाहरण के लिए आज इंटरनेट की सुविधा के चलते ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग जैसी तकनीक अस्तित्व में आ गई हैं, जिसके द्वारा विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में व्यापार किया जा सकता है और पढ़ाई भी जो है की जा सकती है, पैसे भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के दो क्षेत्र आपको बताने हैं। तो भारत ने भूटान में 1000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया और भूटान की राजधानी थिम्पू का निर्माण भी कराया। भारत के प्रयासों से ही सन 1971 में भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई और भारत ने भूटान की जलीय संभावनाओं को इस्तेमाल में लाने हेतु विद्युत संयंत्र लगाने में जो है सहायता की है। और दिसंबर 2018 में श्री मोदी ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ति हेतु 4500 करोड़ रुपए की सहायता भी दी है। तो ये आप बता सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र है सहयोग के, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, आपको केवल 2 ही क्षेत्र बताने हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है 10वें क्वेश्चन में, भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में जो आपको 2 तर्क देने हैं। तो मैं भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में निम्न कारणों से समर्थन करता हूं। पहला रीजन हम दे सकते हैं, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। और दूसरा जो है, भारत का संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक विपत्तियों के समय पूरा सहयोग दिया है। भारत ने सदैव ही शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी और युद्ध के लिए परमाणु अस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के महान संतों, समाज सुधारकों ने अहिंसा, शांति, भाईचारा, पारस्परिक सहयोग का समर्थन किया है। इसलिए इन सभी पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए मैं भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में हूं। बस ये आपका हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया, प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। तो प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने उस समय सुकुमार सेन को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू बन जाता है। प्रथम आम चुनाव के जो है कौन थे आयुक्त, ये आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू बनता है। और मतदाता पंजीकरण से लेकर के दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के योग्य अधिकारियों के चयन का काम उन्होंने जो बखूबी निभाया, किसने? सुकुमार सेन ने। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में हम बता सकते हैं, प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावों से पहले ही सितंबर 1951 में एक नकली चुनाव आयोजित किया था, क्योंकि देश के अधिकांश लोग जो है चुनाव प्रक्रिया से अपरिचित थे, चुनाव नहीं जानते थे, वोट डालना नहीं जानते थे। जो ये 2 मेन रीजन है, इसकी वजह से तो पूरा का पूरा जो है प्रथम आम चुनाव जो है ये सफल हो गया था। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए, जिसके अनुसार जो है 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो है वोट डाल सकता था, मत डाल सकता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय राजनीति में कोई प्रतिनिधि, देखो कई क्वेश्चंस तो 2 नंबर में दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो 3 नंबर के हैं। कोई क्वेश्चन 1 नंबर में दिया गया है, एक्चुअली वो 2 नंबर का है। तो मॉडल पेपर में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है।
भारतीय राजनीति में दल बदल क्या होता है? तो भारतीय राजनीति में जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद में इस दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। गरीबी और गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अनसुलझे थे और चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी इसी दशक में हुआ। और संभव यह था कि इन सारी कठिनाइयां जो अभी आपने पढ़ी, इन सारी कठिनाइयों के कारण जो है देश में लोकतंत्र की परियोजना जो है असफल हो जाती अथवा जो है खुद देश जो है वो बिखर जाता है। तो इस वजह से 1960 को दशक को जो है खतरनाक दशक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पूछा गया महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, बताना है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के कुछ गांवों से शुरू हुआ और इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके उन्हें काटने का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी एक जो अन्य इलाके हैं उनमें भी फैल गया और एक बड़ा आंदोलन बन गया और इसमें कुछ सामाजिक मसले भी जुड़ गए। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार को जो है झुकना पड़ा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी रहे हैं। एक स्वायत्ता की मांग, दूसरा जो है अलगाव के आंदोलन और तीसरा जो बाहरी लोगों का विरोध। ये 3 ही जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे जो है हमेशा हावी रहे हैं। इन्हीं को आपको आंसर लिखना है। अगले पार्ट की बात करें, द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन सी थी? द्रविड़ आंदोलन की 3 प्रमुख मांगे थी। आप चाहे तो यहाँ पे 2 नंबर के हिसाब से केवल 2 ही मांगे लिख सकते हैं। पहली कि कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुर निरस्त कर दिया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए, यानी कि जो पहले वाला नाम था वही रख दिया जाए। दूसरी मांग थी इस बात को लेकर के थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। और तीसरी उनकी मांग थी कि राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम जो है उसको भी हटा दिया जाए, क्योंकि इस वजह से जो है ब्राह्मणों को ज्यादा स्थायी रूप प्रदान हो जाता है। तो शिल्पकर्म जो है शिक्षा, इस कार्यक्रम का जो है ये विरोध कर रहे थे राज्य सरकार से। तो ये 3 मांगे थी। आप तीनों में से 2 मांगे बता सकते हैं, तीनों ही बता सकते हैं। खंड स यानी सेक्शन सी में आ चुके हैं। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर आप अपने विचार जो है व्यक्त कीजिए। आपको अपने हिसाब से लिखना है। बुक को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा निचोड़ के पढ़ोगे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनका नियंत्रण रख रखाव सरकार के हाथों में होता है। परंतु सरकारी कार्य होने के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण और रख रखाव जो है सुचारू और नियमित नहीं रहता। अगर हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका स्वामित्व प्रबंधन निजी व्यक्तियों और निगमों के द्वारा किया जाता है। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण और रखरखाव निजी व्यक्तियों और निगमों को दे दिया जाता है, ताकि जो है निजी व्यक्तियों और निगमों की जो है संख्या ज्यादा होने के कारण क्या है, इनमें जो है प्रतिस्पर्धा अधिक होती है और इसलिए जो है निजी व्यक्ति या निगम जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण और रखरखाव जो है सुचारू और नियमित रूप से करते हैं। इस प्रकार मेरे विचार से सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों और निगमों के नियंत्रण में होता है, जिससे मध्यम मार्ग कहा जा सकता है। जैसे भारतीय रेलवे के कुछ स्टेशनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों और निगमों का जो है नियंत्रण है। आपने देखा सुना भी होगा कि कई रेलवे स्टेशन जो है इंडिया में अभी मोदी सरकार जब आई है तो प्राइवेटाइजेशन करवा दिया गया है, ताकि जो है उसका नियंत्रण रख रखाव साफ सफाई सुविधाएं जो है अच्छी तरीके से मिल पाए। क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी जो हैं वो जॉब पे लग गए हैं, उनको निकाल तो नहीं सकते, तो काम नहीं करते, ढंग से सफाई नहीं करते, तो ये सब चीजें जो है आपको सुनने को मिली है। उसी तरह का यह प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो यह पूछा गया, अफ्रीका एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करना। अफ्रीका एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयास क्या क्या है? तो भारत द्वारा निभाई गई भूमिका क्या क्या है? पहला, नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजित किया। दूसरा, भारत उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया का कट्टर समर्थक था और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद, विशेष रूप से रंग भेद का दृढ़ता से विरोध करता था। भारत ने अपने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने
करने के लिए 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को शीघ्र साकार करने के लिए गंभीर प्रयास किए और 1955 में इंडोनेशियाई शहर बाडुंग में आयोजित एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे आमतौर बाडुंग, क्योंकि बाडुंग में ही हुआ था, शहर बाडुंग था, तो उसे बाडुंग सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ने नए स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के चरम को जो है चिन्हित किया था। तो ये सारे प्रयास थे। आप इसमें से कम 3 प्रयास लिखेंगे। अगर 3 नंबर का है, 4 प्रयास लिखेंगे तो सबसे बेहतरीन है। अगर कोई एक प्रयास में कोई मिस्टेक है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगले पार्ट की बात करें तो किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े, क्या कारण थे? तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझा है और इसका शॉर्ट आंसर जो है मैंने यहाँ पे भी संक्षेप में यहाँ पे भी आंसर दिया। तो अगर आपको ये आंसर लिखना है तो ये लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिए, फिर संक्षेप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि संक्षेप फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 1980 में हुआ क्या था, उसकी वजह से जो है चुनाव कराने पड़े। तो देखिए पहला पॉइंट, हम आपातकाल की ज्यादतियों ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी दलों को जो है एकजुट कर दिया। जो आपातकाल लगी थी उस समय, तो उस वजह से जो है विभिन्न कांग्रेस उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, तो उसके जितने भी विरोधी दल थे उनको सबको एकजुट कर दिया और कांग्रेस के विरोध में ये जनता पार्टी के रूप में संगठित हुए। यानी कि ये जब एकजुट होकर के बने तो इनका नाम रखा गया जनता पार्टी, कांग्रेस के अपोजिट में, तथा कांग्रेस को हराने में सफल भी रहे। और जब ये पार्टी बनी तो इन्होंने कांग्रेस को हरा भी दिया, परंतु कांग्रेस को परास्त करने के बाद इनकी एकजुटता का आधार जो है कमजोर हो गया, इनमें फूट पड़ने लग गई, ये दल आपस में ही झगड़ने लगे और सरकार जो है अस्थिर हो गई। सबसे पहली चीज समझ में आ गई कि 1980 में मध्य अवधि में चुनाव, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि अभी इसी के आगे क्या हुआ था कि जनता पार्टी, जो यहाँ पे बीजेपी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस समय, जनता पार्टी के नाम से, तो जो जनता पार्टी थी में विभिन्न नेताओं की उच्च आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षाएं थी कि मतलब हर कोई चाहता था कि मैं पीएम बनूं, मैं पीएम बनूं, तो जिन्होंने जो है सरकार को अस्थिर कर दिया, उनकी महत्वाकांक्षाओं ने ही सरकार को अस्थिर कर दिया। और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने पर चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जैसे नेता जो है हृदय से उनको स्वीकार नहीं कर पाए। जनता पार्टी जो है बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने केवल 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया और कांग्रेस के समर्थन से दूसरी सरकार जो है चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। जो यहाँ पर जो है चौधरी चरण सिंह जिससे खुश नहीं थे, ये देसाई से खुश नहीं थे, तो इन्होंने जो है अलग से फिर सरकार बनाई। तो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जो बनी, जो मात्र केवल 4 महीने ही सत्ता में टिकी है, तो 18 महीने चली थी, और जो दूसरी सरकार बनी यही जनता दल की, जनता पार्टी की, वो केवल 4 महीने तक ही सत्ता में रही। इस तरह से देश मध्य अवधि चुनाव के कगार की ओर बढ़ गया या उस तरफ बढ़ गया। और जो है कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की आपसी खींचतान को मुद्दा बनाया और यह प्रचार किया कि कांग्रेस ही देश को स्थिर सरकार दे सकती है, क्योंकि उसको यानी कि कांग्रेस को सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। इस तरह जनता पार्टी के प्रति असंतोष बढ़ता गया और बाद में कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया और जनता ने बहुत सी उम्मीदों के साथ में जो है जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, जिसपे वो खरी नहीं उतरी। लेकिन एक तरफ वह इन आकांक्षाओं को जो है जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई, जिस वजह से 1980 में मध्य अवधि चुनाव कराने पड़े। तो ये हमने डिटेल में और सिंपल शब्दों में समझा, कहानी के रूप में समझा। और इसका संक्षेप में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मेरे को तो याद नहीं होगा, तो ये संक्षेप में लिख करके देख सकते हैं। जनता पार्टी इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विरुद्ध विभिन्न पार्टियों का गठबंधन था। ठीक है, जनता पार्टी जो थी वो क्या थी? इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विरुद्ध जो है विभिन्न पार्टियों का एक गठबंधन था, जिसको हम जनता पार्टी कहते हैं। और 1977 के चुनाव में जीतकर, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने जीतकर उसने जो है सरकार बनाई और कुछ समय बाद जनता पार्टी बिखर गई, क्योंकि उसमें आंतरिक मतभेद हो गए और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार जो है केवल 18 माह में ही अपना बहुमत खो गई। और कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर जो है चरण सिंह के नेतृत्व में दूसरी सरकार बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस लेने का फैसला किया गया, जिस वजह से चरण सिंह की सरकार जो है मात्र 4 महीने में ही गिर गई। और 1980 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जो है विजय मिली और इंदिरा गांधी को पुनः प्रधानमंत्री का पद जो है प्राप्त हुआ। तो ये आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखें, और डिटेल में अगर आप समझ गए होंगे तो ऊपर वाला लिखें। इसके बाद आ जाइए 20वां प्रश्न है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो आपको बतानी है। तो इसका जो मेन कह सकते हैं मंडल आयोग की सिफारिश है, उसको कैसे करेंगे देखिए। अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जो है मंडल आयोग का गठन किया गया था। और मंडल आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी सिफारिशें जो है सरकार को सौंप दी, जिसमें मुख्य सिफारिशें इस प्रकार से थी। इसमें जो 3 उनकी प्रमुख सिफारिशें थी, अगर 3 नंबर का है तो 3 सिफारिशें तो कम से कम लिखोगे, जिसमें इसका पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से अलग
ऐसी अनेक जातियां हैं, इन्हें वर्ण व्यवस्था में नीचा समझा जाता है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में बताया कि उसका क्या मुद्दा था, क्या उसने मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी। पिछड़ी जातियों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कम मौजूदगी के कारण इनमें जो है 27% जो है आरक्षण दिया जाए। और साथ ही साथ तीसरे पॉइंट में सिफारिश डाला उन्होंने, अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए भूमि सुधार लागू किया जाए। तो ये 3 प्रमुख सिफारिशें थी, जिसको इस तरह से ही आपको कंप्लीट लिखना होगा। अगले सेक्शन डी की बात करते हैं, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसमें डी सेक्शन में पहला प्रश्न पूछा गया, शीत युद्ध का अर्थ, दायरे एवं इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख करना है। सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ बताते हैं। तो शीत युद्ध का सरलतम अर्थ जो है, बिना अस्त्र शस्त्रों और सैनिकों का प्रयोग किए युद्ध के उद्देश्यों की पूर्ति करना, अर्थात शत्रु राष्ट्र को नीचा दिखाना या हानि पहुंचाना तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। यानी कि उनसे लड़ना नहीं है, खून खराबा नहीं करना, उनको वीक करना है मनोवैज्ञानिक तरीके से, आसपास से घेर करके। इसके बाद जो है आप इसके शीत युद्ध के दायरे आपसे पूछे गए हैं। तो शीत युद्ध के दायरे की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान उपस्थित संकट को ही जो है शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व के समक्ष अनेक संकट पैदा हुए, जिन्हें जो है हम शीत युद्ध के दायरों के नाम से भी पहचानते हैं या जानते हैं। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो यह हमारा आश्य ऐसे क्षेत्रों से होता है, मतलब दायरों का मतलब ये, हम ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच जो है संकट की परिस्थितियां पैदा हुई। जो भी देश जो है विरोधी देश थे, उनके बीच में क्या है, संकट पैदा हुई, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन संकट सीमा से पहले ही जो है रोक लिया गया, वो नहीं बढ़ सकी। ठीक है, तो ये शीत युद्ध के दायरे में वो चीजें आती हैं, वो देश आते हैं, या फिर वो कह सकते हैं वो बातें आती हैं जो संकट पैदा कर देती हैं। और इसमें क्या हुआ था, शीत युद्ध के प्रमुख जो संकट थी या दायरे थे, उसमें था कोरिया संकट, या ठीक है बर्लिन का संकट, कांगो का संकट और क्यूबा मिसाइल संकट। ये मेन 4 इंपॉर्टेंट थे, जिनके सन भी आपको साथ में लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें पूछा गया तीसरा पॉइंट जो है, इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख करना है। तो भारत की भूमिका की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान या दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। डबल जो है उसने अपने लेवल को रखा। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने आप को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दोनों जो महाशक्तियां थी जिनके बीच में शीत युद्ध की बात चल रही थी या हो रही थी, तो उनसे अपने आप को अलग रखा और किसी के लिए बुरा भी नहीं बना। दूसरे स्तर पर भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए, यानी कि जो राष्ट्र जो है उनसे मुक्त हुए थे, उनको 9 स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का जो है कड़ा विरोध किया। जो भी वहां से हटे, उन राष्ट्रों को बड़ी फटकार सुनाई कि तुम्हें क्या जरूरत थी इनके बीच में पड़ने की। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की। भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच जो है मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को जो है पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। और भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा, यानी कि उनको समझाने में, जो 2 देशों लड़ने वाले थे उनको मनाने में, रोकने में जो है कई देशों को जो है शामिल किया। और शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। ठीक है, जो इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था और इन दोनों खेमों से जो लोग नहीं जुड़े थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जो है उनके सक्रिय बनाया। इस प्रकार शीत युद्ध की जकड़ जो है ढीली पड़ने लगी और भारत ने जो है एक सकारात्मक भूमिका निभाई। ठीक है, इसके और पार्ट की बात करें तो और पार्ट में गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है और इसमें शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी, ये भी आपको बताना है। सबसे पहले गुट निरपेक्षता का अर्थ बताए थे, तो इसका अर्थ है किसी भी सैन्य गुट में सम्मिलित ना होना तथा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कार्यरत रहना, अर्थात गुट निरपेक्षता का अर्थ है निशस्त्रीकरण। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि मतलब किसी की साइड ना लेना। अब इसके बाद में इसमें क्या बोला है कि इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी, तो 2 ध्रुवीयता को चुनौती इस प्रकार दी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्राज टीटो, ठीक है, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की और इंडोनेशिया के सुकुर्नो और घाना के वामे, ठीक है, इंडोनेशिया के सुकुर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने जो है, वामे एनक्रुमा एक ही नाम है, वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया और पंडित
जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, और अब्दुल नासिर मिस्र के, सुकर्णो जो इंडोनेशिया के थे, जोसेफ ब्राज टीटो जो यूगोस्लावाकिया के थे, और वामे एनक्रुमा जो घाना के थे, ये पांचों नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। तो कौन कौन सी थी परिणति? था इन पांचों देशों के बीच जो हमेशा सहयोग रहे, और शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो ये जो है इनकी 3 बातों की परिणति थी। ठीक है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जो 25 सदस्य देश शामिल थे, समय गुजरता गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या जो है बढ़ती गई, और 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में जो है 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश जो है शामिल हुए। तो पर्यवेक्षक वही इन्विजिलेटर जिसको बोलते हैं, जो सबकी देखरेख करते हैं। अच्छा, 22वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय संगठन के बनाने का क्या उद्देश्य है? आसियान संगठन की स्थापना एवं आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या हैं, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य जो है आपको पहले बताना है। तो क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने की भूमिका निभाते हैं। इससे क्षेत्रीय संगठन के सदस्य देशों को आर्थिक उन्नति की अधिक आशा होती है। पहला रीजन तो ये उद्देश्य हम बता सकते हैं कि ये उद्देश्य, आप उद्देश्य जरूरी नहीं कि सारे लिखें, मैं अपने हिसाब से 4-5 उद्देश्य या 4-5 लाइनें देता हूं ताकि आपको जो अच्छा लगे, आसान लगे, उसको याद करें। दूसरा जो है इसका उद्देश्य, क्षेत्र संगठन आकार में छोटे होते हैं और उनके सदस्य देशों में एकता की भावना जल्दी मजबूत हो जाती है। तीसरा जो है, क्षेत्रीय संगठन विश्व में शांति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कोई भी देश या संगठन जो है वर्चस्व प्राप्त नहीं कर पाता और संसार के देश किसी भी देश की दादागिरी से बचे रहते हैं। और क्षेत्रीय संगठन के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होती है, इसलिए उन्हें अपने विवाद आपसी बातचीत से निपटाने में सुविधा रहती है। और साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन के सदस्यों का एक दूसरे से आमने सामने के संबंध होने के कारण एक दूसरे की बात और पड़ोसी राज्यों के सुझाव जल्दी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे उद्देश्य हो गए जो क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के उद्देश्य हैं। अब इसके बाद आते हैं हम, जो है इसमें पूछा क्या गया है कि आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर जो है आसियान संगठन की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसके बाद इसका पार्ट पूछा गया है आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या हैं? तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। साथ ही साथ इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को खत्म किया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोगों पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान पर हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है और भारत ने आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है और 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है। और आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों के सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच जो है उपलब्ध कराता है। तो ये 2020 में जो है एशियान विजन 2020 की कुछ बातें थी जिसको हमने यहाँ पे बताया। अब आते हैं इसके अथवा पार्ट में। अथवा पार्ट में पूछा वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है। इस तथ्य को जो है इसको जो है तथ्यों के माध्यम से आपको बताना है कि वैकल्पिक शक्ति के रूप में जो है जापान प्रभावकारी कैसे है। तो जापान जो है वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में प्रभावकारी है। इसको जो है निम्न तथ्यों के माध्यम से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि जापान के पास बहुत कम प्राकृतिक संसाधन है और वह अपने अधिकांश कच्चे माल का आयात करता है। ध्यान रखना, यानी कि उसके पास क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और वो जो है कच्चे माल बाहर से आयात करता है। फिर भी यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तेजी से आगे बढ़ा है। संसाधन कम होने के बाद, माल आयात करने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध में जब किसके ऊपर बम गिराए गए थे उसके बावजूद भी अच्छी तरीके से बढ़ा है। इसलिए वैकल्पिक केंद्र के रूप में जो हम इसको मान सकते हैं कि जापान होगा। आगे की और बातें आपको समझ में आ जाएगी तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट
OECDC का सदस्य बना और 2017 में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह G7 का एकमात्र एशियाई सदस्य है। यह दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जिससे परमाणु बमों के कारण विनाश का सामना करना पड़ा और यह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, जो कुल बजट का लगभग 10% जो है आप दान देता है। ठीक है, 10% योग जो है दान देता है। यहाँ पे योग अलग है, दान अलग है। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेना। योग दान देता है या 10% जो है पैसे दान देता है उसका। इसके बाद में जो है, अच्छा योगदान है पूरा, आप योग 10% योगदान देता है। ठीक है, योगदान कर दोगे, यहाँ पे योगदान करता है, बड़ा योगदान करता है, जो कुल बजट का लगभग 10% योगदान देता है। और जापान संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार जापानी लोग हमेशा राष्ट्र के एक संप्रभु अधिकार के रूप में जो है युद्ध को त्याग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधनों का प्रयोग करते हैं। हालांकि जापान का सैन्य खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, लेकिन फिर भी यह दुनिया में 7वें स्थान पर है। और ये सभी तथ्य जो है जापान को वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में प्रभावकारी बनाते हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं जो जापान एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में प्रभावकारी बन सकता है। ये सारे तथ्य इस बात को जो है उजागर करते हैं। इसके बाद जो है 23वां प्रश्न, भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। इसको समझोगे तो शायद जिस समय विभाजन हुआ तो उस समय की स्थिति आपको अभी अब आपके आंखों के सामने एक दृश्य के रूप में उभरने वाली है। तो देखिए भारत विभाजन के परिणाम क्या हुए। ठीक है, इस परिणामों पर हम लेख लिखने वाले हैं। इस लेख में हम सब कुछ समझ जाएंगे। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह से आबादी दूसरी जगह जाने को जो है मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। यह मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था, यानी कि आज तक इतना बड़ा जो पलायन कभी तक किसी देश में नहीं हुआ है। दूसरा, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहरों में सांप्रदायिक अखाड़े में ये शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। यहाँ पे हिंसा बहुत ज्यादा देखने को मिली। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख की आबादी थी, उन इलाकों से मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। इसी तरह से मुसलमानों की जहां पे ज्यादा आबादी थी, उन इलाकों से हिंदू और सिख ने गुजरना भी छोड़ दिया। इसके बाद लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़ा। जब अपना घर छोड़ के जाओगे तो ऐसा ही होगा। और कल तक जो लोगों का अपना वतन, अपनी सरहद हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ निर्दयता का बर्ताव कर रही थी। सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वालों का धर्म भी उन्हें अपनाना पड़ा। कई मामलों में तो यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने ही अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह से सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं, यानी कि अनाश्रित हो गए। उनके पास रहने का जो कोई घर वर जमीन जायदाद कुछ नहीं है। इन लाखों शरणार्थियों के लिए उस समय आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी तो सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। जब उस समय जो शरणार्थी थे जिन्होंने अपना घर छोड़ा था, तो उनको उस समय आजादी तो मिली, लेकिन उस आजादी का मतलब ये था कि कई महीनों या कई सालों तक जो है शरणार्थी शिविर जो लगाए, कैंप लगाए गए थे, उसी में अपनी जिंदगी काटना, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। भारत विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी, परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव के शिकार भी हुए। और वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि इस विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ करके सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत बड़ी संख्या है ये। और बार जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें मैंने सारे पॉइंट आपको डिस्क्राइब किए हैं। आपकी मर्जी, आप इसमें से कितना याद करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज है, तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को याद कर सकते हैं। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे, यानी कि दो राष्ट्र बनाना नहीं चाहते थे, परंतु विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ, कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हुआ। और विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी जो है पाकिस्तान चली गई। तो ये थे कुछ भारत विभाजन के परिणाम।
अब इसके अथवा पाठ की बात करें तो इसमें आपसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अथवा पाठ में पूछेगा रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखना है। ठीक है, सरकार का क्या नजरिया था रजवाड़ों के विलय पर, उसको लेख लिखना है। तो देखिए रजवाड़ों के विलय पर सरकार का नजरिया, केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रति जो है चिंतित थी। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध जो है अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया। अधिकांश रजवाड़ों या रियायतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे। इसके बाद में और भी है यहाँ पे, मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया और उनका मानना था कि रजवाड़ों को जो है उनको अपनी मर्जी पर अपना रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए, परंतु ऐसा करना सरकार को मंजूर नहीं था क्योंकि इस तरह रजवाड़ों का विलय संभव नहीं होता तथा देश बिखर जाता। अगर उनको अपनी मर्जी पे छोड़ देते तो वो सारे जो है एकजुट नहीं होते और जो है अलग अलग अपने अपने राज्य की अपने अपने देश की मांग करते। इस तरह से पांचवें पॉइंट में सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्ता देने में लचीला होने को तैयार थी। सरकार थोड़ा सा नरम भी हुई थी और सरकार किसी क्षेत्र की मांग से निपटने में लचीला दृष्टिकोण अपनाकर बहुलता को समायोजित करना चाहती थी ताकि रजवाड़ों का विलय आसानी से हो सके।